नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं भारत एक्स, जहां सिर्फ सच को आप लोगों के सामने हम पेश करते हैं, बिना किसी डरे, बिना किसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे नेपाल एक हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है एंड क्यों ये टॉपिक भारत के लिए एक बड़े मुद्दा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेपाल की धरती सिर्फ हिमालयन पीक्स का संगम नहीं है, बल्कि ये विश्व का वो एकमात्र स्तंभ था जहां सनातन धर्म की ध्वजा सदियों से बिना झुके लहरा रही थी। एक ऐसा देश जिसे वर्ल्ड्स ओनली हिंदू किंगडम का गौरव प्राप्त था, आज एक गहरे अस्तित्व के संकट, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। सन 2008 में जब 240 साल पुरानी शाह वंश की मोनार्की को खत्म किया गया, तब सिर्फ एक राजा का तख्त नहीं पलटा, बल्कि एक पूरी सिविलाइजेशन की पहचान को सेक्युलरिज्म के नाम पर न्यूट्रलाइज करने की एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी शुरू हुई। ये रिपोर्ट इस बात का निष्पक्ष और अग्रेसिव विश्लेषण करती है कि क्यों नेपाल का हिंदू राष्ट्र बनना न सिर्फ नेपाल के लिए जरूरी है, बल्कि भारत और पूरे साउथ एशिया की सुरक्षा और सिविलाइजेशनल इंटीग्रिटी के लिए एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। नेपाल की नींव 18th सेंचुरी में गोरखा राजा पृथ्वी नारायण शाह ने रखी थी। उनका सपना सिर्फ एक राज्य जीतना नहीं था, बल्कि एक असली हिंदुस्तान बनाना था, क्योंकि उस समय भारत में मुगल और ब्रिटिश शक्तियां सनातन परंपराओं को क्षति पहुंचा रही थीं। उन्होंने नेपाल को एक ऐसे बफर स्टेट के रूप में विकसित किया जहां हिंदू संस्कृति अपने शुद्ध रूप में सुरक्षित रह सके। शाह डायनेस्टी ने सदियों तक नेपाल को एक यूनिटरी हिंदू नेशन के रूप में बनाए रखा, जहां राजा को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता था। नेपाल की मोनार्की कोई साधारण राजसत्ता नहीं थी, राजा देश की एकता का प्रतीक था और उसका संबंध सीधा धर्म से था। पैलेस में ब्राह्मण प्रीस्ट्स की एक पूरी फौज होती थी जो रोजाना राष्ट्रीय कल्याण के लिए अनुष्ठान करती थी। किंग का होना मात्र पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था, बल्कि वो सनातन मूल्यों का रक्षक था। 1960 से 1990 के बीच किंग महेंद्र ने जो एक राजा एक भेष एक भाषा का स्लोगन दिया, वो नेपाल की डाइवर्स एथनिसिटीज को एक हिंदू आइडेंटिटी के नीचे लाने का एक मजबूत प्रयास था। एनालिसिस दिखाता है कि जब तक नेपाल एक हिंदू किंगडम था, तब तक उसकी इंटरनल आइडेंटिटी और सोशल फैब्रिक मजबूत था। लेकिन 2001 के रॉयल मैसेकर ने मोनार्की की नींव हिला दी, जिसके बाद किंग जानेंद्र के डायरेक्ट रूल ने माओइस्ट्स और पॉलिटिकल पार्टीज को एक होने का मौका दे दिया। ये एक ऐसा मोड़ था जहां से नेपाल की सेक्युलराइजेशन का रास्ता साफ हुआ, जो कि असल में एक सिविलाइजेशनल रिट्रीट था। नेपाल का सेक्युलर बनना कोई नेचुरल एवोल्यूशन नहीं था, बल्कि ये माओइस्ट इंसर्जेंसी और इंटरनेशनल प्रेशर का नतीजा था। 1996 से 2006 तक चले सिविल वॉर ने 13,000 से ज्यादा जानें ली और देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। माओइस्ट्स ने बुलेट छोड़कर बैलेट तब अपनाया जब उन्हें एश्योरेंस मिला कि नेपाल की हिंदू आइडेंटिटी को मिटा दिया जाएगा। 28 मई 2008 को जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मोनार्की को अबॉलिश किया, तब से ही देश में कल्चरल इरोजन शुरू हो गया। माओइस्ट्स और लेफ्ट विंग फोर्सेस का उद्देश्य कभी भी सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं था, उनका निशाना नेपाल की सनातन आत्मा थी। उन्होंने हिंदू मोनार्की को ऑटोक्रेटिक बताकर खत्म किया, लेकिन उसके बदले जो सिस्टम दिया वो इंस्टेबिलिटी और करप्शन का अड्डा बन गया है। पिछले 17 सालों में 13 बार सरकार बदली है, जो दिखाता है कि रिपब्लिक मॉडल नेपाल में फेल हो चुका है। एनालिसिस के मुताबिक सेक्युलरिज्म को नेपाल पर थोपा गया है बिना किसी पब्लिक रेफरेंडम के। वेस्टर्न एनजीओज और क्रिश्चियन मिशनरीज ने सेक्युलरिज्म के पर्दे के पीछे कन्वर्जन का खेल शुरू किया, जिसके नतीजे आज हमें बदलती हुई डेमोग्राफी में दिख रहे हैं। नेपाल और भारत का रिश्ता किसी डिप्लोमेटिक ट्रीटी का मोहताज नहीं है, ये रोटी बेटी का रिश्ता है जो मॉडर्न बॉर्डर से हजारों साल पुराना है। पशुपतिनाथ और काशी विश्वनाथ के बिना दोनों देशों की आइडेंटिटी अधूरा माना जाता है। पशुपतिनाथ टेम्पल को भगवान शिव का सिर यानी हेड माना जाता है और काशी विश्वनाथ को उनका धड़ यानी बॉडी। जब तक दोनों के दर्शन ना हो, एक हिंदू की यात्रा अधूरी मानी जाती है। ये स्पिरिचुअल लिंक इतना गहरा है कि पशुपतिनाथ के मुख्य पुजारी भट्ट हमेशा साउथ इंडिया से होते हैं और काशी में नेपाली प्रीस्ट सेवा देते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और दिखाती है कि सनातन धर्म बॉर्डर्स को नहीं मानता। भारत के आरएसएस और वीएचपी जैसे संगठन हमेशा से नेपाल के हिंदू राष्ट्र बनने का समर्थन करते आए हैं, क्योंकि नेपाल का हिंदू होना अखंड भारत की परिकल्पना को मजबूत करता है। जब 2015 में भारत के यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की अपील की थी, तब ये विश्व भर के हिंदुत्व प्रेमियों के लिए एक कॉल टू एक्शन था। आज नेपाल के कई नेता जैसे आरपीपी के राजेंद्र लिंगदेन खुलेआम भारत के हिंदुत्व एजेंडा से इंस्पायर होकर मोनार्की की वापसी मांग रहे हैं। नेपाल में सेक्युलरिज्म के नाम पर जो सबसे बड़ा पाप हो रहा है वो है इलीगल कन्वर्जन। मिशनरी ग्रुप्स गरीब और दलित वर्गों को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें पैसे और विदेश भेजने का लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। हालांकि नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन कन्वर्जन को बैन करता है, लेकिन एनफोर्समेंट इतना कमजोर है कि इंड्यूस्ड कन्वर्जन एक बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। 2021 के सेंसस डेटा दिखाता है कि हिंदू पॉपुलेशन मार्जिनली कम हुई है, इन क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स की संख्या बढ़ी है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि असली नंबर्स को छुपाया जा रहा है ताकि पब्लिक बैकलैश ना हो। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कई क्रिश्चियंस डर के मारे इन्यूमरेटर्स को अपना रिलीजन हिंदू बताते हैं। ये डेमोग्राफिक शिफ्ट सिर्फ रिलीजन का सवाल नहीं है, ये सिक्योरिटी का सवाल है। भारत के बॉर्डर एरियाज यानी तराई में बढ़ती हुई रेडिकल एक्टिविटीज और डेमोग्राफिक इम्बैलेंस भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक रेड फ्लैग है। नेपाल अगर हिंदू राष्ट्र होता है तो वो इन एंटी नेशनल फोर्सेस के लिए एक इम्पेनेट्रेबल वॉल बन जाएगा। आरएसएस माउथपीस ऑर्गेनाइजर ने रिपोर्ट किया है कि वीएचपी ने नेपाल में घर वापसी के जरिए हजारों लोगों को वापस हिंदू फोल्ड में लाया है, जो दिखाता है कि रेजिस्टेंस अब शुरू हो चुकी है। नेपाल में गाय को नेशनल एनिमल का दर्जा दिया गया है और उसका स्लॉटर कानूनन जुर्म है, लेकिन सेक्युलरिज्म के आने के बाद से कई इंडिजिनस ग्रुप्स और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स ने राइट टू ईट बीफ की मांग शुरू कर दी है, जो सीधा सीधा हिंदू भावनाओं पर हमला है। 2023 में धरन में जब बुल स्लॉटर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तब पूरे देश में गुस्सा फूट पड़ा। हिंदू संगठनों ने गौ रक्षा के लिए मास रैलीज निकाली, जिसमें हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कर्फ्यू लगाना पड़ा और एंट्री पॉइंट्स को सील करना पड़ा।
ये घटनाएं दिखाती हैं कि नेपाल की आम जनता आज भी सनातन मूल्यों के लिए लड़ने को तैयार है। धर्म की घटना सिर्फ एक लोकल इशू नहीं थी, बल्कि ये एक अवेकनिंग थी कि सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदू सेंटिमेंट को कब तक दबाया जाएगा। एनालिसिस कंफर्म करता है कि नेपाल के हाई कास्ट हिंदूज और इंडिजिनस ग्रुप्स के बीच कल्चरल गैप क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। मतवालीज और ताकधारीज के बीच हिस्टोरिकल डिफरेंसेस को वेपनाइज किया जा रहा है ताकि हिंदू यूनिटी को तोड़ा जा सके। लेकिन रियलिटी ये है कि 80% से ज्यादा नेपाली आज भी गाय को माता मानते हैं और उसकी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। आज नेपाल की सड़कों पर एक ही गूंज है, राजा आओ देश बचाओ, किंग कम बैक सेव द कंट्री। इस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं दुर्गा प्रसाई और राजेंद्र लिंगदेन की पार्टी राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी आरपीपी। दुर्गा प्रसाई एक मेडिकल एंटरप्रेन्योर हैं जो पहले माओइस्ट्स के करीब थे, लेकिन अब मोनार्की और हिंदू राष्ट्र के सबसे बड़े फेस बन चुके हैं। उन्होंने 2023 और 25 में काठमांडू में ऐसी रैलीज की हैं जिसने सरकार की नींव हिला दी है। उनका 27 पॉइंट डिमांड मैनिफेस्टो सीधा सिस्टम को चैलेंज करता है, जिसमें मोनार्की की वापसी और गरीब लोगों के लोन वेवर की बात की गई है। सितंबर 2025 में हुई जेन जी अपराइजिंग ने नेपाल की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को पूरी तरह खत्म कर दिया है। 77 से ज्यादा लोग मारे गए और पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट तक को नुकसान पहुंचाया गया। इस इंस्टेबिलिटी का एक ही सोल्यूशन है, एक स्ट्रॉन्ग कल्चरल पिवट जो सिर्फ हिंदू राष्ट्र ही दे सकता है। इंटरिम पीएम सुशीला कार्की ने प्रो मोनार्की ग्रुप से बातचीत शुरू कर दी है, जो दिखाता है कि अब एस्टैब्लिशमेंट को भी डर लग रहा है। नेपाल की स्ट्रेटेजिक लोकेशन उसे ग्लोबल पावर्स का प्लेग्राउंड बनाती है। चाइना का इन्फ्लुएंस। चाइना हमेशा से नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टीज को सपोर्ट करता रहा है ताकि नेपाल भारत से दूर रहे। चाइना को हिंदू राष्ट्र से डर लगता है क्योंकि एक रिलीजियस आइडेंटिटी वाला नेपाल तिब्बत इशू पर ज्यादा असर्टिव हो सकता है। वेस्ट और क्रिश्चियन लॉबी। यूरोपियन यूनियन और यूएस हमेशा सेक्युलरिज्म और ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, लेकिन उनका असली मकसद कन्वर्जन को लीगलाइज करना और नेपाल की ओरिजिनल कल्चर को डाइल्यूट करना है। भारत की भूमिका। भारत के लिए नेपाल का हिंदू राष्ट्र बनना एक सिविलाइजेशनल शील्ड की तरह है। जब तक नेपाल हिंदू था तब तक इंडिया नेपाल सिक्योरिटी रिलेशंस फ्रिक्शनलेस थे। आज चाइना और रेडिकल एलिमेंट्स की वजह से बॉर्डर सिक्योरिटी एक बड़ी चुनौती बन गई है। नेपाल की जनता अब समझ चुकी है कि सेक्युलरिज्म उनके देश के लिए एक स्लो पॉइजन है। मार्च 2026 से पहले रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह की मांग इतनी तेज हो गई है कि सरकार इसे इग्नोर नहीं कर सकती। अगर जनमत संग्रह होता है तो हिंदू राष्ट्र का जीतना निश्चित है, क्योंकि नेपाल की आत्मा आज भी सैफरन है। नेपाल के 2015 के कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत बड़ा धोखा यानी डिसेप्शन है। आर्टिकल 4 में सेक्युलरिज्म को डिफाइन करते हुए कहा गया है कि इसका मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजन एंड कल्चर हैंडेड डाउन फ्रॉम इममेमोरियल यानी सनातन धर्म। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि अगर आप सनातन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो उसे सेक्युलर क्यों कह रहे हैं? ये एम्बिग्विटी इसलिए रखी गई ताकि हिंदुओं को ठंडा रखा जाए और बैकग्राउंड में माइनॉरिटी अपीजमेंट का काम चलता रहे। क्रिटिक्स का मानना है कि ये सनातन क्लॉज सिर्फ एक लिप सर्विस है। जब तक नेपाल ऑफिशियली हिंदू राष्ट्र नहीं बनता तब तक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कन्वर्जन और गौ हत्या पर कड़ी कार्रवाई नहीं करेगी। दुर्गा प्रसाई और आरपीपी का कहना है कि 1991 का कॉन्स्टिट्यूशन वापस लाया जाए जिसमें नेपाल एक यूनिटरी हिंदू नेशन था। हीम मीडिया और शेयर कास्ट के पोल्स दिखाते हैं कि नेपाल की जनता डिवाइडेड है, लेकिन हिंदू स्टेट के लिए सपोर्ट हर साल बढ़ रहा है। लगभग 48.8% लोग खुलेआम हिंदू नेशन चाहते हैं, जबकि सेक्युलरिज्म के लिए सपोर्ट 47.3% पर सिमट गया है। ये डेटा दिखाता है कि नेपाल एक सैफरन सुनामी की दहलीज पर खड़ा है। यूथ पॉपुलेशन जो पहले सेक्युलरिज्म के लालच में थी, अब अनएम्प्लॉयमेंट और करप्शन से तंग आकर रॉयलिस्ट्स के साथ जुड़ रही है। नेपाल का हिंदू राष्ट्र बनना अब सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। 17 ईयर का रिपब्लिक एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है, जिसने सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक रूइन और कल्चरल डाइल्यूशन दिया है। मोनार्की एक सिंबल ऑफ यूनिटी के रूप में जरूरी है जो डाइवर्स एथनिसिटीज को एक सूत्र में पिरो सके। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। मोनार्की के बिना नेपाल में कभी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। 13 सरकारें 17 साल में इसका सबूत हैं। कल्चरल प्रोटेक्शन। वेस्टर्न और रेडिकल इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए धार्मिक आइडेंटिटी अनिवार्य है। कन्वर्जन माफिया को रोकने का यही एकमात्र रास्ता है। इंडिया नेपाल सिविलाइजेशनल एक्सेस। भारत और नेपाल को मिलकर एक हिंदू कॉरिडोर बनाना चाहिए जो ग्लोबल वोकिज्म और रेडिकलिज्म का मुकाबला कर सके। अगर नेपाल की जनता और भारत का हिंदुत्व नेतृत्व मिलकर जोर लगाएं तो 2026 तक नेपाल की चोटी पर फिर से भगवा ध्वज लहराएगा। ये सिर्फ नेपाल की जीत नहीं बल्कि पूरे सनातन धर्म की पुनर्स्थापना यानी रेस्टोरेशन होगी। Time is running out. Either Nepal reclaims its Hindu soul or it becomes a vassal state for foreign anti-Hindu powers. The choice is bold and the movement is fearless. जय पशुपतिनाथ, जय गोरखाली, जय हिंद।